हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका जवाब देती है, कभी कभी इंतज़ार अच्छा होता है, वेट एंड वॉच। उसके बाद अनिका और प्रीति वापस लिविंग हॉल में आ जाते हैं। आयशा मारवा पहले से ही वहाँ पहुँच चुकी थी और टेबल पर सबके पसंद के हिसाब से ब्रेकफास्ट अरेंज करवा दिया गया था। आयशा मारवा के साथ उसकी केयर टेकर सावित्री भी मौजूद थी। इतनी सुबह सुबह आयशा मारवा अपने बहू और बेटे के साथ नाश्ता करने के लिए आई हुई थी। आयशा मारवा अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा की रिलेशनशिप को लेकर चिंता में थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनके बहू और बेटे ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताएं और अपने मन के शिकवे गिले दूर कर लें। दरअसल मार्केट में फैली हुई अफवाह कि अनिका का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से रोहित मारवा और अनिका का डाइवोर्स होने वाला है। अब तक आयशा मारवा तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। आयशा मारवा की सिर्फ दो ही दोस्त थी, एक उसकी अपनी केयर टेकर सावित्री और दूसरी उनकी बहू अनिका, जिसने हर बार अपनी सास का साथ एक दोस्त की तरह दिया हुआ था। जैसे ही आयशा मारवा की निगाह प्रीति पर पड़ती है, वह उसे पहुंचाने की कोशिश करती है। कुछ देर लगातार देखते रहने के बाद वह अचानक ही बोल उठती है, तुम प्रीति हो ना? प्रीति मुस्कुराकर जवाब देती है, नमस्ते आंटी जी, आपने सही पहचाना, मैं अनिका दीदी की कजिन प्रीति हूँ। आशा मारवा कहती है, बिल्कुल सही समय पर आई हो, चलो हम सब साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके ही जाना। उसके बाद आशा मारवा रोहित मारवा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं। बेटा, तुम्हारी पसंद के हिसाब से सभी चीज़ें रेडी हैं, अब तुम भी यहाँ हमारे साथ आकर बैठो। ऐसा की बात पूरी होते ही प्रीति कहती है, नहीं आंटी जी, आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी, वैसे भी इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, एक बहुत ज़रूरी काम निपटाना है, मैं जल्द ही फिर आपके साथ आकर ब्रेकफास्ट करूँगी, ऐसा कहती है। और मुझे पता है कि अगर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ आई हो तो तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। मारवा हाउस से खाने के समय पर कोई अपना इस तरह से बिना कुछ खाए चला जाए तो मारवाओं के मेहमान नवाजी पर सवाल उठेंगे। चलो आप बैठो और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। रोहित ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, बैठो प्रीति, यह तुम्हारी बहन का घर है, इतना एजिटेटर की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही तीनों बच्चे भी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर पहुंच जाते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग विश करके अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बाकी सावित्री नौकरों के साथ ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तभी आशा मारवा का ध्यान अनिका की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों के साथ साथ खूबसूरत बड़ी बड़ी पलकों पर भी जाता है, जो लाल हो रही थी। लाल होने के साथ साथ सूजी हुई भी लग रही थी। उसके बाद आयशा मारवा रोहित की तरफ देखती है। रोहित हमेशा की तरह बड़े ही स्वभाव तरीके से धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैसे ही रोहित मारवा की निगाह आयशा मारवा की निगाहों से मिलती है तो आयशा हैरान रह जाती है, क्योंकि रोहित की आंखें भी बिल्कुल अनिका की आंखों की तरह लाल थी और साथ ही सूजी हुई भी थी। यह देखकर आयशा मारवा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वह सावित्री की तरफ देखने लगती है। सावित्री भी उतनी ही हैरानी और चिंता के साथ आयशा मारवा की तरफ देख रही होती है और दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बातें करती हैं। फिर दोनों ही अनिका और रोहित मारवा की तरफ देखने लगती हैं। दोनों के ही अनिका और रोहित के चेहरे पर अजीब सा सुकून और शांति दिखाई देती है। इस सुकून और शांति को देखकर आशा मारवा का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं यह दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी राह पर जाने का डिसीजन तो नहीं ले चुके हैं। सावित्री आंखों ही आंखों में आयशा मारवा को पूछने के लिए रिक्वेस्ट करती है। आयशा मारवा पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अनिका से कहती है, अनिका, क्या तुम रात भर सोई नहीं? अनिका आयशा मारवा की तरफ देखने लगती है। आयशा मारवा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं, मैं नहीं पूछ रही हूँ, देखो कितनी लाल हैं, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अनिका इतने में आर्यन कहता है, मॉम, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब आप 2-3 दिन तक सो नहीं पाई, लेकिन कभी भी आपकी आंखें और चेहरा आज के जैसा लाल नहीं लगा। आप ठीक है ना मॉम? अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, आई एम एब्सोल्यूट फाइन, देयर इज़ नथिंग टू वरी माई सन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरा बेटा आर्यन रोहित मारवा के मुकाबले अनिका के ज़्यादा करीब था। वह अपनी माँ की हर छोटी से छोटी आदत और ज़रूरत को भी बहुत अच्छी तरह से समझता था और ठीक उसके विपरीत रिया रोहित मारवा के ज़्यादा करीब थी।
हालांकि वह आर्यन और अलेक्जेंडर की तरह केयरिंग नहीं थी, लेकिन मीठी बातें करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तभी रिया कहती है, हाँ आर्यन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और जरा डैडी की आंखों की तरफ देखो, एकदम लाल हो रही हैं। फिर रिया रोहित मारवा से पूछती है, डैडी, आपकी आंखें कभी इस तरह लाल नहीं हुई थी, क्या आप भी मम्मा की तरह रात भर सोए नहीं? इतने में अलेक्जेंडर कहता है, यू आर राइट रिया, लुक डैडी, आंखें सूजी हुई भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी आंखें अब सूज जाती हैं जब तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी इन मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे मोती लेकर आती हो। ऐसा कहकर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। तभी रिया तिरछी निगाहों से उन दोनों को अग्रेसिव लुक देती है। हालांकि बात घूम फिर कर रिया पर आकर शिफ्ट हो गई थी, लेकिन यह पहली बार था जब रोहित को एम्बैरसमेंट फील हो रही थी। लेकिन अपने मन की बात को चेहरे पर ना आने देने में रोहित को महारत हासिल थी। उसके तुरंत बाद ही रात की हर बात याद करके रोहित के शरीर में सेहरन और चेहरे पर खुशी झलक आई थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद रोहित अनिका से कहता है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं कुछ ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। अनिका हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सावित्री नौकरों के साथ वहाँ से चली जाती है। आयशा मारवा अनिका से पूछती है, अनिका, सब कुछ ठीक है ना? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगता है कि मुझे बतानी चाहिए? देखो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और इस नाते मैं भी तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। तुम अपने मन की हर बात मुझे बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूँगी, चाहे बात किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो। आयशा मारवा ने यह तो कह दिया था, लेकिन मन ही मन उसे रोहित की चिंता हो रही थी। जिंदगी का लंबा अरसा रोहित ने अकेलेपन में बिताया था। अब जिंदगी फिर से उसे इसी मोड़ पर ले आई थी। अनिका आयशा मारवा की बात सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है। वह समझ नहीं पाती है कि आयशा मारवा इस तरह की बातें क्यों कर रही है। अनिका जवाब देती है, माँ, अगर कोई बात होगी तो मैं सबसे पहले आपसे ही शेयर करूँगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। अनिका की बात सुनकर आयशा मारवा भारी मन से वहाँ से चली जाती है। तभी अब्दुल वहाँ पहुँचता है। अनिका अब्दुल से कहती है, यह प्रीति है, मेरी कज़न, जितनी अच्छी डॉक्टर है उतनी अच्छी फाइटर भी है। न्यू फीमेल गर्ल्स को पॉइंट करने में तुम्हारी हेल्प करेगी, और जो कुछ नए मेहमान नवाजी के लिए इकट्ठे किए गए हैं उनकी मेहमान नवाजी करने में तुम्हारी मदद करेगी। इन्हें साथ में ले जाओ और नए मेहमान से मुलाकात करवाओ। अब्दुल और प्रीति वहाँ से चले जाते हैं। अब्दुल प्रीति को एक खुफिया ऑटोमेटिक दरवाजे से सीढ़ियों से होते हुए ग्राउंड फ्लोर में ले जाता है। यह एक काफ़ी बड़ी जगह थी और इसमें बने हुए कैबिन बुलेट एंड साउंड प्रूफ थे, जो एक तरह के ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए थे। इसे बनाने में जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था उसे बम से भी नहीं तोड़ा जा सकता था। यहाँ अलग अलग छोटे और बड़े सभी तरह के कैबिन बने हुए थे, जिसमें बाहर से अंदर की तरफ देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर की तरफ नहीं देखा जा सकता था। रोहित मारवा तैयार होकर मारवा हाउस के टॉप फ्लोर पर बने हुए अपने ऑफिस में चला जाता है। यह ऑफिस रोहित ने खास अपने ऑफिस रिलेटेड सारे कामों को घर से ही ऑपरेट करने के लिए बनवाया हुआ था। रोहित अपने लैपटॉप को खोलकर सभी फाइल्स को चेक करके साइन करने लगता है। कुछ ही देर के बाद चिराग मेहता रोहित मारवा के पास पहुंच जाता है। चिराग मेहता रोहित मारवा को गुड मॉर्निंग मिस करता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रोहित मारवा अपने लैपटॉप की स्क्रीन डाउन करके चिराग मेहता की तरफ देखता है। चिराग कहता है, इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जिस रंजीत चौधरी की बात की है वह योगराज का दायां हाथ है। उसके सभी काले कारनामों को अंजाम देना रंजीत चौधरी के बाएं हाथ का काम है। रंजीत चौधरी क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसे कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। जिस तरह से योगराज आज आपके मिलने की कोशिश कर रहा है, उसे साफ है कि जरूर वह नए मेहमान के बारे में बात करना चाहेगा। रोहित मारवा कहता है, क्या उन्हें पता है कि उनके मेहमानों की मेहमान नवाजी हम कर रहे हैं? चिराग मेहता जवाब देता है, नहीं सर। फिर रोहित मारवा पूछता है, क्या हमारी तरफ से कोई चूक हुई है? चिराग मेहता जवाब देता है, नहीं सर। यह भी श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी ठीक ठाक पता है। हमने कोई क्लू नहीं छोड़ा था। मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत है जो यह साबित कर सके कि उनके रिश्तेदार हमारे घर में हैं। रोहित मारवा पूछता है, तो क्या समझे चिराग मेहता? चिराग मेहता बोलता है, मेरे हिसाब से वह सिर्फ अनुमान के आधार पर ही आपसे मिलना चाहते हैं। रोहित मारवा कहता है, वह यहाँ मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं। चिराग मेहता कहता है, सर, क्या मैं उन्हें अपॉइंटमेंट के लिए मना कर दूं? रोहित मारवा कहता है,
नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी सिक्योरिटी टाइट करो, क्योंकि वह यहाँ अपने मेहमानों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं और उन्हें पूरा मौका देना उनके रिश्तेदारों को ढूंढने का। ऐसा कहकर रोहित मारवा चिराग मेहता की तरफ देखकर स्माइल करता है। चिराग मेहता कहता है, समझ गया सर, पूरा इंतजाम हो जाएगा। रोहित मारवा कहता है, जब तक हमारे दुश्मन के बारे में हमें सब कुछ साफ साफ पता नहीं हो जाता, तब तक हमें और भी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तुम एक काम करो, दुश्मन के लिए आसान टारगेट की लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाते हुए उन सभी को ध्यान में रखना जो अनिका के करीबी हैं। एक तरफ जहां रोहित मारवा और चिराग मेहता दुश्मन से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर मारवा हाउस के कोने में बेचैन आयशा मारवा अपनी सास सुहासिनी मारवा के रूम में लगातार इधर से उधर टहल रही थी। सुहासिनी मारवा ने आयशा मारवा से कहा, अब बताओगी क्यों इतनी देर से इधर उधर घूमने में लगी हुई हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कम से कम मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। आशा मारवा जवाब देती है, माँ जी, मैं खुद भी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या बताऊँ और कैसे बताऊँ? सुहासिनी मारवा अपने कड़क आवाज़ में कहती है, बेशक मेरी बॉडी टांगों में घूमने फिरने की शक्ति नहीं रही, इसलिए दिमाग की ताकत अभी भी बाकी है। दुनिया देखी है इन आँखों ने। मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है आयशा? आयशा मारवा आकर दादी माँ के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, मेरी यह बताने की हिम्मत नहीं हो रही है माँ जी। बात यह है कि शहर में इस तरह की बातें हो रही हैं कि अनिका और रोहित डाइवोर्स लेने वाले हैं। ऐसा कहकर आयशा मारवा एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर आगे कहती है, और आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखने के बाद मेरी चिंता बढ़ गई है। डाइवोर्स की बात सुनते ही सुहासिनी मारवा को तेज धक्का महसूस होता है। फिर वह आयशा मारवा से कहती है, ऐसा क्या देखा तुमने आयशा? आयशा मारवा जवाब देती है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है माँ। सामने से दोनों ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहित अनिका की केयर करता है और अनिका रोहित की हर बात मानती है। उन आंखों से कुछ और बोल रही है और चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा है। लेकिन ऐसा कहकर आयशा मारवा चुप हो जाती है। सुहासिनी मारवा जोर देते हुए कहती है, लेकिन क्या, आगे भी बोलो। झिझके हुए आयशा मारवा कहती है, रोहित और अनिका दोनों ही रात भर सोए नहीं हैं और उनकी आंखों को देखकर पता चल रहा है कि वह दोनों भी रोए भी हैं। जरूर उनमें से लड़ाई हुई होगी, वरना दो प्यार करने वालों के बीच रोने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज सुबह सुबह अनिका की कजन प्रीति भी मारवा हाउस आई हुई थी। गुलेरिया हाउस में पहले ही काफ़ी तकलीफ़ें चल रही हैं, इसलिए मुझे लगता है अनिका ने उसके साथ अपनी और रोहित के रिश्ते को लेकर बात शेयर की होगी। जब मैंने सामने से पूछा तो अनिका ने कहा कि सब ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अनिका ने कह दिया कि कोई चिंता वाली बात नहीं है और मेरी यह चिंता मुझे जैसे चिता जैसी लग रही है। माँ जी, अब आप ही बताइए, यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखें तो कैसे मैं एक जगह पर चैन से बैठ सकती हूँ? आयशा मारवा की बात सुनकर सुहासिनी मारवा के चेहरे पर भारी उदासी छा जाती है और उदासी वाली आवाज़ से कहती है, आजकल के बच्चों के बारे में क्या ही कह सकते हैं। अब इस बुढ़ापे में यही सब देखना बाकी रह गया था क्या? मैं खुद उन दोनों से बात करूंगी। हमारे खानदान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। खुद के बारे में नहीं, कम से कम बच्चों के बारे में तो सोचें। फिर अपनी आवाज़ में कड़कपन लाते हुए सुहासिनी मारवा कहती है, मैं भी देखती हूँ कैसे होता है यह डाइवोर्स। मैं कर्ण गुलेरिया से बात करूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरे जीते जी है दोनों कैसे अलग होते हैं, कैसे उन छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं। भला क्या कमी है अनिका को इस घर में, और क्या कमी है हमारे रोहित में? जवान है, सुंदर है, उसे हमारे रोहित ने हमेशा ही अपनी पलकों पर रखा है। किसी को इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? मैं अभी के अभी जाकर कर्ण गुलेरिया से इस बारे में बात करूंगी। फिर अपने केयर टेकर लीला को कहती है, लीला तुरंत जाओ, जाकर ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। आयशा मारवा कहती है, माँ जी लेकिन मेरी बात तो सुनिए। सुहासिनी मारवा कहती है, अब सुनने को बाकी ही क्या रह गया है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि रोहित अनिका से शादी करे, लेकिन मैं ही क्या करती जब उनके तीनों बच्चों की माँ ही वही निकली। फिर लीला की तरफ देखते हुए सुहासिनी मारवा ने आदेश दिया, लीला देख क्या रही हो, जल्दी करो, जाकर गाड़ी निकलवाओ, हम सभी गुलेरिया हाउस के लिए निकलेंगे। सुहासिनी मारवा का गुस्सा देखकर आयशा मारवा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है, माँ जी जरा यह भी तो सोचिए कि अगर आंखों देखा और कानों सुना गलत निकला तो
रोहित और अनिका हमारे इस बारे में क्या सोचेंगे? हमने उनसे एक बार बात भी नहीं की और दूसरों की बातों को सुनकर खुद ही निष्कर्ष पर पहुंच गए। सुहासिनी मारवा ने जवाब दिया, यह कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने अभी बताया कि तुम अपनी आंखों से क्या देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी सबकी कोई गुंजाइश रह गई है क्या? ऐसा मारवा जवाब देती है, माँ जी, हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, अगर वह सब कुछ सच भी है, तब भी कम से कम यह तो सोचिए कि इस वक्त कर्ण गुलेरिया खुद किन हालातों से गुजर रहे हैं। अगर उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी बेटी की ज़िंदगी में यह सब चल रहा है तो उन पर क्या बीतेगी? सुहासिनी मारवा जवाब देती है, यह सब सोचना हमारा काम नहीं है। अगर हमने देर की तो बात हाथ से निकल जाएगी। समय रहते कर्ण गुलेरिया से बात करने पर हो सकता है कि वह अपनी अनिका को कुछ समझाएं। वैसे भी यदि हम अनिका से बात करेंगे तभी वह हमारी कोई बात नहीं सुनेगी। वह क्या करती है और क्या करेगी, क्या कभी इसके बारे में वह किसी को बताती है? उसके सारे राज हमेशा ही दुनिया से ही सुनने को मिलते हैं, और ख़ासकर मीडिया से। शुक्र करो कि अभी तक यह बात मीडिया के लिए चर्चा का मुद्दा नहीं बना है। इससे पहले कि यह बात मीडिया के लिए मसाला बन जाए, कुछ करना होगा। ऐसे कहकर सुहासिनी मारवा गाड़ी तक ले चलने के लिए अपनी केयर टेकर लीला को इशारा करती है। लीला सुहासिनी मारवा की व्हील चेयर को धक्का देते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है और ग्राउंड फ्लोर से होते हुए गाड़ी तक पहुंच जाती है। नौकरों की मदद से सुहासिनी मारवा गाड़ी में बैठ जाती है और लीला को लेकर गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाती है। सुहासिनी मारवा गुलेरिया हाउस पहुंचती है। मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर मैसेज पहुंचा देते हैं कि बेटी अनिका गुलेरिया की दादी सास सुहासिनी मारवा आई है। इस वक्त घर पर सबसे बड़ी होने के नाते सिर्फ नंदिनी मौजूद थी। वह खबर मिलते ही सुहासिनी मारवा को लेने के लिए अपने कमरे से निकलकर बाहर की ओर चल पड़ती है। वह सुहासिनी मारवा के तीखे स्वभाव से परिचित थी, इसलिए बिना किसी देरी के नौकरों को इशारा कर देती है और पूरे गुलेरिया हाउस में सुहासिनी मारवा की आवभगत के लिए नौकरों की फौज जमा हो जाती है। गाड़ी से उतरने से पहले ही सुहासिनी मारवा को लीला के जरिए गुलेरिया हाउस के नौकरों से यह पता चलता है कि कर्ण गुलेरिया लाइफ केयर हॉस्पिटल में है। लीला सुहासिनी मारवा से कहती है, मैडम, क्या हम घर लौट चलें? आप यहाँ रुककर कर्ण गुलेरिया का इंतजार करेंगे। इससे पहले कि नंदिनी सुहासिनी मारवा की गाड़ी तक पहुँच पाती, सुहासिनी मारवा लीला को जवाब देती है, नहीं, यहाँ रुककर समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस काम के लिए घर से निकली हूँ उसे पूरा करके वापस जाऊँगी। फिर ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, गाड़ी को लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। ड्राइवर गाड़ी को वापस केयर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने के लिए घुमा लेता है। सुहासिनी मारवा की इस हरकत से नंदिनी सख्ते में आ जाती है कि बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के आई, बिना गाड़ी के बाहर निकले, बिना किसी से कोई बात की सुहासिनी मारवा इस तरह लौट क्यों गई? नंदिनी को नौकरों से यह पता चलता है कि वह कर्ण गुलेरिया से मिलना चाहती थी। जब उन्हें पता चलता है कि वह यहाँ पर नहीं है तो तुरंत ही बिना कुछ कहे लौट गई है। सुहासिनी मारवा सारे रास्ते में अपने मन ही मन में उधेड़ बुन में लगी हुई थी। वह कर्ण गुलेरिया के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। अपने बेटे के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करता था। वह हमेशा ही हर स्थिति में अपनी बेटी के साथ ही खड़ा रहता था। यहाँ तक कि रोहित के तीनों बच्चों की माँ होने के बावजूद उसने अनिका को रोहित से शादी करने के लिए नहीं कहा था। कर्ण गुलेरिया का कहना था कि अनिका जिससे चाहे उससे शादी करे और ना चाहे तो हमेशा अपने इसी घर में रहे। यहाँ जो कुछ भी है वह सब कुछ अनिका का ही है। सुहासिनी मारवा लगातार बस यही सोचने में मशगूल थी कि कर्ण गुलेरिया पर किस तरह दबाव बनाया जाए कि वह सुहासिनी मारवा की बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। सुहासिनी मारवा यह सोच रही थी कि वह ऐसा क्या करे उसे गुलेरिया परिवार के आगे झुकना भी ना पड़े और गुलेरिया परिवार अनिका को मनाने के लिए तैयार भी हो जाए। इतने में उसकी गाड़ी अस्पताल पहुंच जाती है। लीला और गार्ड्स की मदद से सुहासिनी मारवा व्हील चेयर पर बैठ जाती हैं। फिर लीला उसे लिफ्ट से होते हुए टॉप फ्लोर पर ले जाती है जहां पर्सनल वार्ड बना हुआ था। लिफ्ट से बाहर निकलते ही कर्ण गुलेरिया सामने ही दिखाई दे देते हैं। सुहासिनी मारवा को देखते ही कर्ण गुलेरिया उनका अभिनंदन करके हाल चाल पूछते हैं। सुहासिनी मारवा जो सारे रास्ते कर्ण गुलेरिया को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की बातें सोच रही थी, वह कर्ण गुलेरिया के आवाज़ के उस उदास और नरमी को देखकर अचानक ही पिघल जाती है और जवाब देती है, इस उम्र में इंसान हमेशा एक जैसा ही रहता है। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। सुना है श्रेया की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? कर्ण गुलेरिया सुहासिनी मारवा को लेकर फ्लोर पर भी बने एक पर्सनल स्पेस में चला जाता है और फिर एक लंबी सांस लेता है
और जवाब देता है, श्रेया की तबीयत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं डॉक्टर उसके बच्चों को भी बचा पाएंगे या नहीं। सुहासिनी मारवा इतनी उम्र के बाद भी अंदर से काफ़ी मजबूत थी, लेकिन यह भी उम्र का ही तकाजा था कि इस वक्त वह कर्ण गुलेरिया की हालत को समझकर उसके दर्द को महसूस कर सकती थी। वह कर्ण गुलेरिया को दिलासा देते हुए कहती है, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बुरा वक्त आता है ज़रूर, लेकिन उसके टिकने का भी वक्त तय होता है। हिम्मत रखो, यह भी चला जाएगा। कुछ पल रोकर सुहासिनी मारवा ने कहा, तुम अपना ध्यान रखना, ये परिवार को इस वक्त सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। फिर लंबी सांस लेकर आगे कहती है, खैर तुम शायद कहीं किसी काम से जा रहे थे, मैं श्रेया को मिलकर चली जाऊंगी, तुम भी जाकर अपना काम निपटा लो। तभी कर्ण गुलेरिया के दिमाग में कोई बात आती है और वह झट से सुहासिनी मारवा से पूछता है, सुहासिनी जी, मुझे लगता है कि आप यहाँ ज़रूर किसी ज़रूरी काम से आई होंगी, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। दरअसल नंदिनी ने कर्ण गुलेरिया को सुहासिनी मारवा के हाउस में आकर लौट जाने की खबर पहले से ही दे दी थी। सुहासिनी मारवा कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है और फिर कुछ सोचकर जवाब देती है, क्या तुम्हारी अनिका से कोई बात हुई है? कर्ण गुलेरिया पूछते हैं, किस बारे में? सुहासिनी मारवा जवाब देती हैं, अनिका और रोहित के रिलेशनशिप को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में तुमसे बात की जाए, शायद तुम्हें कुछ पता हो कि इन दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। कर्ण गुलेरिया एक लंबी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर आंखें खोलता है और अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। फिर कहता है, सुहासिनी जी, मैं एक ऐसी बेटी का बाप हूँ जिस पर मुझे इतना गर्व है जितना किसी को अपने बेटे पर भी नहीं होगा। रोहित और अनिका की शादी से पहले मुझे ऐसा लगता था कि रोहित मारवा अनिका के लिए सही नहीं है, वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल अनिका के खिलाफ कर सकता है, लेकिन रोहित मारवा ने मुझे गलत साबित किया और गलत साबित होकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि जो प्यार मैं अनिका को नहीं दे सका वह रोहित ने उसे दिया है। कुछ पल रोकर कर्ण गुलेरिया अपनी बात को आगे बढ़ाता है, दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, पर वह मुश्किल है यह है कि अनिका की याददाश्त चली गई है। जब उसे वह खुद याद ही नहीं, उसकी यादों में रोहित मारवा की प्यार भरी यादों का होना सवाल ही नहीं उठता है। शायद यही वजह है कि उन दोनों के बीच गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो रही हैं। अनिका ने मुझे साफ साफ नहीं बताया है, लेकिन जिस तरह से वह रोहित मारवा के बारे में पूछताछ कर रही थी, उससे मुझे जो कुछ भी समझ आया वह मैंने आपको बता दिया है। सुहासिनी मारवा कहती हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? बात सिर्फ रोहित और अनिका की नहीं है, बल्कि उनके बच्चों की भी है। इस नन्ही सी उम्र में बच्चों का बंटवारा या बच्चों का सिंगल पेरेंट्स के साथ पलना उनके नाजुक मन पर गहरी चोट कर सकता है। कर्ण गुलेरिया कहते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह को अपनी पुरानी याददाश्त ना भी मिले, तब भी किसी तरह पुरानी यादों के सबूतों के जरिए से हम उसके मन में रोहित के लिए विश्वास और प्यार पैदा कर सकें। शायद तब तक उन दोनों की ज़िंदगी में आया वह तूफान टल जाएगा। सुहासिनी मारवा कहती है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, तुम अपनी तरफ से कोशिश करना, अब मैं चलती हूँ। सुहासिनी मारवा लीलावती को श्रेया के रूम की तरफ ले जाने के लिए इशारा करती है। तभी अचानक से कर्ण गुलेरिया बोल उठते हैं, सुहासिनी मारवा जी, एक बात और। सुहासिनी मारवा लीला को रोकने का इशारा करती है। लीला सुहासिनी मारवा के व्हील चेयर को रोक लेती है। सुहासिनी मारवा कर्ण गुलेरिया की तरफ देखने लगती है। कर्ण गुलेरिया कहता है, चाहे स्थिति कोई भी हो, चाहे सही या गलत कोई भी हो, मैं हमेशा अपनी बेटी की तरफ ही खड़ा रहूँगा। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं इन हालातों में अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर कर्ण गुलेरिया वहाँ से लिफ्ट की ओर चला जाता है। जब सुहासिनी मारवा श्रेया के रूम की तरफ आगे बढ़ती है तो देखती है कि श्वेता वहीं पर खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वह श्रेया से मिलकर वहाँ से जाने के लिए निकल रही थी। श्वेता मल्होत्रा ने सुहासिनी मारवा को देखकर कहा, नमस्ते दादी जी, आप कैसी हैं और अब आपकी तबीयत कैसी है? सुहासिनी मारवा ने श्वेता मल्होत्रा को जवाब दिया, खुश रहो बेटी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या तुम श्रेया को मिलने आई थी? श्वेता मल्होत्रा ने जवाब दिया, जी दादी माँ, अनिका दीदी के कहने पर वांगा पट्टों के फार्मूले से बनी स्ट्रेस फ्री करने वाली दवाई पहुँचाने आई थी। सुहासिनी मारवा कहती है, मेरे और कर्ण गुलेरिया के बीच सारी बातें तुमने सुन ली होंगी, अगर हो सके तो अपनी दीदी को कुछ समझाओ। इस तरह अपनी खुशी के लिए सबकी जिंदगियां बर्बाद नहीं किया करते।
श्वेता मल्होत्रा अनिका गुलेरिया के बारे में एक भी गलत शब्द सुनना पसंद नहीं करती थी। सुहासिनी मारवा की कही गई बात श्वेता मल्होत्रा के लिए समझ से बाहर थी, लेकिन फिर भी उनकी उम्र का लिहाज करते हुए और उनके बाद के वजन को ध्यान में रखते हुए श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया था और नमस्ते दादी जी, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसा कहकर वहाँ से चली गई थी। श्वेता मल्होत्रा को दादी माँ की बातें कड़वी जरूर लगी थी, लेकिन उनके मन में अब सिर्फ यही चल रहा था कि अगर यह सब सच है तो सबका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाएगा। अगर अनिका दीदी ने ऐसा कोई फैसला लिया है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होगी। चाहे उनकी याददाश्त ही क्यों ना चली गई हो, लेकिन अच्छे बुरे की पहचान करना वह नहीं भूल सकती। जो भी हो, मुझे इस बारे में घर जाकर मम्मा से बात करनी होगी। श्वेता को वापस अपनी फार्मेसी के लिए निकलना था, लेकिन इस खबर से उसे ऐसा दहला दिया था कि वह सीधा अपने घर मल्होत्रा हाउस पहुंच गई थी। एक तरफ जहां श्वेता मल्होत्रा हाउस में प्रवेश करती है, वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा चिराग मेहता को सभी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ऑफिस से निकलकर वापस आ जाता है। पूरी रात जागते हुए निकल जाने की वजह से कुछ देर आराम करने के लिए अपने बेडरूम में एंटर होता है। अनिका डार्क कलर के नाइट गाउन में अपने बिस्तर पर पहले से ही सोई हुई थी। रोहित चेंज करने के बाद बहुत ही खामोशी से बेड पर जाकर अनिका की सिरहाने की तरफ बैठ जाता है। सोई हुई अनिका का चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत और किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। रोहित अपने सिर की तरफ रखे हुए 2 तकियों पर अपनी कोहनी को टिकाकर अपने सिर को हथेली से सपोर्ट देते हुए लेट जाता है और यूं ही अनिका को देखने लगता है। अनिका को देखते देखते उसकी कब आंख लग जाती है उसे पता नहीं चलता। एक और जहां रोहित अनिका के प्यारे से चेहरे को देखते देखते गहरी नींद में चला जाता है, वहीं दूसरी ओर मारवा हाउस के सीक्रेट ग्राउंड फ्लोर में एनेस्थीसिया के असर से डॉक्टर शालिनी और उसकी साथी गहरी नींद में थी। वहीं पर बनी हुई एक लैब में प्रीति की ज़रूरत की सभी इक्विपमेंट्स, छोटी से लेकर बड़ी मशीनरी, सभी मौजूद थी। प्रीति ने बड़ी ही बारीकी से दोनों औरतों के पूरे शरीर को छूकर एग्जामिन किया। प्रीति को दोनों ही औरतों की गर्दन के पास किसी अलग तरह की चीज़ का एहसास हो रहा था, लेकिन वह ऊपर से देखने पर बिल्कुल समान दिखाई दे रहा था। बॉडी पर ऐसा कोई मार्क्स नहीं था जिसे यह अनुमान लगाया जा सके कि अंदर किसी भी तरह की डिवाइस को फिट किया गया है। अंत में प्रीति ने बॉडी को स्कैन करके पता लगाने का निश्चय किया। गार्ड्स की मदद से प्रीति के पहले जैसे जले हुए चेहरे वाली औरत को उसकी बॉडी स्कैन करने के लिए मशीनरी में डाला। इस पूरे प्रोसेस में लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगने वाला था, लेकिन प्रीति ने देखा कि शरीर के मशीनरी के अंदर जाने के 5 मिनट के बाद ही उस औरत का शरीर दर्द से छटपटाने लगा था। जबकि बॉडी स्कैनिंग एक पिन की प्रक्रिया थी, यह देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वह किसी तरह का दर्द महसूस कर रही थी। एनेस्थीसिया के दिए जाने के बाद भी उस औरत का इस तरह से तड़पना सामान्य बात नहीं थी। गार्ड की मदद से उसे बाहर एक टेबल पर लिटाया गया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह ना कुछ सुन पा रही थी और ना ही कुछ जवाब दे पा रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद प्रीति उसे ऑब्जर्व करने लगी। उस औरत का चेहरा लाल पड़ गया था, जैसे वह अंदर से जल रही हो। थोड़ी देर के बाद उसका पूरी बॉडी इस तरह से लाल पड़ने लगा। जब प्रीत ने उसे छूकर देखा तो उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा था और थोड़ी देर के बाद उस औरत ने सांस लेना बंद कर दिया था, यानी कि वह औरत मर चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बॉडी में कोई भी अब नॉर्मल चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई थी। इसलिए प्रीति ने एक सिरिंज की मदद से कुछ ब्लड सैंपल लेकर उन्हें परीक्षण के लिए सेव कर लिया था। बहुत सोचने के बाद भी प्रीति यह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या चीज़ थी जो स्कैनर के डिटेक्ट नहीं हुई, लेकिन उसने उस चीज़ को छूकर महसूस किया था। ह्यूमन बॉडी के हर पार्ट्स की अच्छी खासी समझ प्रीति में थी। साथ ही सिर और सिर से आसपास के बॉडी पार्ट्स के विशेषज्ञ होना लाजमी था, क्योंकि डॉक्टर अमृता के स्टूडेंट होने के नाते उसका एक अच्छा सर्जन होना बनता था। अंत में प्रीति ने यह तय किया कि वह एक छोटा सा कट लगाकर चेक करेगी कि यहाँ पर क्या अलग है। उसके बाद प्रीति ने शालिनी की बॉडी को स्कैन करने के लिए जगह सीधा गर्दन के बीचों बीच बालों के ठीक नीचे रीढ़ की हड्डी के पास थोड़ा सा कट लगाकर ऑपरेट किया। उसके बाद गॉस को इंस्ट्रक्शन दी कि इन दोनों की बॉडी से जो कुछ भी मिला है वह सब लैब में पहुंचा दो। प्रीति को सुबह से इन सब कामों में लगे रात हो चुकी थी। अचानक ही उसे कुछ याद आता है और वह अपने सिर पर अपना एक हाथ मारती है।
इसके बाद वह अपना पर्स लेकर बाहर निकल जाती है। वह गार्ड को इशारा करती है। इसके बाद गार्ड्स बड़ी ही सावधानी से उसे उसकी कार में बिठाकर मारवा हाउस के बाहर ले जाते हैं। मार्केट में एक रूम के बाहर प्रीति गाड़ी को रोकने का इशारा करती है और कहती है, थैंक यू, यहाँ से मैं खुद चली जाऊँगी। इधर जब अनिका की आँख खुलती है तो वह देखती है कि रोहित मारवा बैठे बैठे ही अब गहरी नींद में सो रहा था। रोहित मारवा को इस तरह से सोते हुए देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वह अनिका को निहारते निहारते सो गया था। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह जैसे ही रोहित की तरफ बढ़ती है उसकी निगाह अपने फ़ोन पर पड़ती है। जब वह फ़ोन उठाती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पर राजलक्ष्मी के कई मिस कॉल थे। वह रोहित मारवा को ब्लैंकेट से कवर करती है और अपना फ़ोन उठाकर बालकनी की तरफ चली जाती है और राजलक्ष्मी को कॉल करती है। राजलक्ष्मी फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो मैडम, हाउ आर यू। अनिका जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, कहो क्या कहना है। राजलक्ष्मी जवाब देती है, मैडम आपकी कज़िन श्वेता मल्होत्रा सुबह ही दवाइयाँ लेकर चली गई है। मैं आपसे श्रेया मैडम के इलाज और उनके काउंसलिंग के बारे में बात करने के लिए फ़ोन कर रही थी। अगर आप उनसे मिलने आई हो तो यह बेहतर होगा। अनिका कहती है, क्या कोई प्रॉब्लम है। राजलक्ष्मी कहती है, श्रेया को वह दवाई देने के बाद किसी भी तरह की कोई दूसरी एडिशनल पिल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह उसके बच्चे के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन मैडम, इस तरह यह दवाइयाँ कब तक चलेंगी। हमारे पास दवाइयाँ लिमिटेड हैं और श्रेया की डिलीवरी में अभी काफ़ी वक्त है। हमें उन्हें जल्द से जल्द सदमे से बाहर लाना होगा। अनिका पूछती है, क्या तुमने श्रेया से बात करने की कोशिश की। राजलक्ष्मी जवाब देती है, हाँ मैडम, मैंने कोशिश की। दवाइयों के असर से उनका मन शांत जरूर हो गया है, लेकिन वह आकाश गुलेरिया को एक पल के लिए भी भुला नहीं पा रही हैं। किसी भी बारे में बात करो, वह घूम फिर कर आकाश गुलेरिया के बारे में ही बात करने लगती है। मैंने कई घंटे कोशिश की कि वह किसी और बारे में सोचे और बात करे, अपनी बेटी पिंकिया होने वाले बच्चे के बारे में बात करे, लेकिन वह हर वक्त आकाश को ही याद करती रहती है। बस इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दवाइयों के असर के कारण उन्होंने अपने दिमाग को इधर उधर दौड़ाना बंद कर दिया था और आकाश को हेल्थ सेंट भी नहीं किया था। कुछ कीजिए मैडम, मुझे श्रेया मैडम और उनके होने वाले बच्चे के लिए बहुत डर लग रहा है। अनिका जवाब देती है, राजलक्ष्मी, तुम मेरी हालत के बारे में जानती ही हो, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। राजलक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहती है, आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि सिर्फ आप ही उन्हें इन सबसे बेहतर और इन सबसे बाहर लाने में मदद कर सकती हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस हालत में भी वह आपकी बात ज़रूर मानेंगे। अनिका जवाब देती है, ठीक है, मैं कल आकर श्रेया से मिलूँगी, बताओ मुझे किस वक्त आना होगा। राजलक्ष्मी खुशी से जवाब देती है, मैडम आप दिन में किसी भी वक्त आ जाइएगा। अनिका जवाब देती है, ठीक है, और फ़ोन रख देती है। अनिका फिर से रूम के अंदर जाती है और घड़ी की तरफ देखती है। यह डिनर का टाइम था। फिर बाहर जाकर के कालिंदी से पूछती है, रोहित वापस कब आए थे। वैसे आयशा मारवा बच्चों की देखभाल खुद करना पसंद करती थी। जो प्यार वह रोहित को नहीं दे पाई थी वह सारा अपने उस बच्चों को देना चाहती थी, लेकिन वह अपने साथ सुहासिनी मारवा के साथ मारवा हाउस 2 में रहती थी, इसलिए बच्चों की देखभाल में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उनके देखभाल के लिए कालिंदी नाम की एक 45 साल की महिला को केयर टेकर नियुक्त किया गया था। कालिंदी जवाब देती है, मैडम यही कोई 1 से 2 बजे का वक्त रहेगा। अनिका कहती है, ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद कुछ सोचकर उसे कुछ कहती है, रुको कालिंदी। वह रोक कर जवाब देती है, जी मैडम। अनिका कहती है, क्या बच्चों ने डिनर कर लिया है। कालिंदी जवाब देती है, जी मैडम। ऐसा मैडम, और बच्चों ने साथ में डिनर किया है। कुछ सोचकर अनिका कहती है, एक काम करो, स्टाफ से कहकर साहब और मेरा डिनर हमारे रूम में ही पहुंचा दो। कालिंदी जवाब देती है, जी मैडम। उसके बाद वो वापस अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद रोहित मारवा की नींद खुलती है। वह देखता है कि अनिका कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। अनिका को अपनी आंखों के सामने देखकर रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उठकर बिस्तर पर ही अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर अनिका को यूं ही घूमते हुए देखने लगता है। जब अनिका का ध्यान इस बात पर जाता है कि रोहित अनिका को लगातार देखे जा रहा है, तब अनिका कहती है, इस तरह मुझे घूरना बंद करो मिस्टर मारवा। रोहित मारवा जवाब देता है, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ। अनिका पूछती है, क्या। रोहित मारवा जवाब देता है, यही कि तुम परेशानी में भी इतनी खूबसूरत कैसे दिखती हो। अनिका रोहित मारवा की बात सुनकर अपना एक हाथ माथे पर रख लेती है, फिर आगे कहती है,
क्या इसके अलावा तुम्हें कोई काम नहीं है क्या रोहित मारवा? रोहित मारवा जवाब देता है ना, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि इस वक्त तुम्हारी परेशानी कैसे दूर किया जाए। फिर अपने जगह से उठकर अनिका के करीब आते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अनिका रोहित मारवा की तरफ देखती है और कहती है, मिस्टर मारवा, सबसे पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे। रोहित मारवा जवाब देता है, जैसा तुम कहो। इसके बाद रोहित मारवा उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रीति एक शोरूम के चेंजिंग रूम के बाहर निकलती है। सूट सलवार एस्पेक्स पहने हुए भी वह काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लेकिन इस लिबास में कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक काबिल डॉक्टर और मार्शल आर्ट फाइटर है। वही एक सीधी सादी कॉलेज गोइंग पढ़ाकू लड़की लग रही थी। वह अपने पर्स से फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल लगाती हुई शोरूम से बाहर निकल जाती है। फ़ोन पर रिंग सुनाई देती है। जैसे ही उधर से कॉल रिसीव होती है, प्रीति के कुछ कहने के पहले ही आवाज़ आती है, इट्स नॉट फेयर प्रीति, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने फ़ोन को ठीक करवा लो या फिर नया ले लो। तुम्हें कुछ मालूम भी है कि मैं सुबह से अब तक तुम्हें कितनी कॉल कर चुका हूँ? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही है। दिल्ली जैसे शहर में इस तरह आउट ऑफ कवरेज एरिया होना तुम्हारे अपने आप को हार्ट अटैक दिला सकता है मुझे। प्रीति बड़े ही प्यार से अपनी मीठी सी आवाज़ में बड़ी ही मासूमियत से कहती है, बस बस अब रुक भी जाओ ओमकार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कब हो गया। मैं प्रैक्टिस में बिजी थी, इसलिए फ़ोन देख नहीं पाई थी। आई एम सो सॉरी ओमकार कहता है, कम से कम मेरे बारे में नहीं तो अपने इन नन्हे मुन्ने के बारे में तो सोच लिया करो। सिर्फ मुझे नहीं, इन्हें भी तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें तो इनकी बिल्कुल याद भी नहीं आई, पर इन्होंने पूरा दिन तुम्हारे लिए शोर मचा मचा कर मेरे सिर में दर्द कर दिया है। प्रीति फिर से कहती है, आई एम रियली सॉरी, पर मैं क्या करती, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था। प्रीति के इतने मासूम जवाब को सुनकर ओमकार का दिल पिघल जाता है और वह पूछता है, अच्छा बताओ कुछ खाया या नहीं? मुझे मालूम है अपने काम के चक्कर में तुमने सुबह से खाना भी नहीं खाया होगा। प्रीति जवाब देती है, आई एम सॉरी, सच में मुझे वक्त ही नहीं मिला था। ओमकार कहता, चलो अब मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें अभी लेने आता हूँ। जल्दी से अपनी लोकेशन मुझे शेयर करो, फिर सबसे पहले हम खाना खाने चलेंगे तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। प्रीति ओमकार को अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देती है। इसके बाद प्रीति को कुछ याद आता है और वह अपने फ़ोन में एक मेल चेक करती है। मैडम, यह जितना सीधा दिखाई दे रहा था उतना ही ज़्यादा टेढ़ा है। अभी मैं अपने काम का 1/4 भी नहीं कर पाई हूँ। इस पूरी जांच को करने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। मुझे आपको कुछ ज़रूरी बातें बतानी हैं। हम कब मिल सकते हैं? उधर अनिका के फ़ोन पर मेल रिसीव होने की आवाज़ होती है। अनिका अपना फ़ोन उठाती है और मेल चेक करती है। उसके बाद प्रीति को रिप्लाई करती है, काम सीधा होता है तो तुम्हें नहीं दिया जाता, कोई भी कर लेता। कल जब तुम पहुंच जाओगे तब बता देना, हम मिल लेंगे। इतने में रोहित मारवा के फ़ोन पर चिराग मेहता की कॉल आती है और रोहित फ़ोन पिक करता है। चिराग मेहता कहता है, जो लिस्ट आपने बनाने के लिए कहा था वह मैंने आपको मेल कर दी है। अगर आप कहें तो क्या मैं उस डिस्कशन करने के लिए अभी आपसे मिलने आ सकता हूँ? रोहित मारवा जवाब देता है, क्या कुछ शक के दायरे में है क्या? चिराग मेहता जवाब देता है, जी सर, दरअसल बात मयूर गुलेरिया से रिलेटेड है। मयूर गुलेरिया का नाम सुनते ही रोहित अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, ठीक है, मैं आता हूँ, आधे घंटे में मारवा हाउस से ऑफिस में मिलो। जैसे ही रोहित मारवा फ़ोन रखने को कहता है, वैसे ही चिराग मेहता कहता है, सर एक और इम्पोर्टेंट बात पहुँचनी है। रोहित मारवा चिराग की बात सुनते ही फ़ोन को होल्ड रखता है। चिराग मेहता कहता है, सर इस बार योगराज ने खुद फ़ोन किया था, वह आपसे तुरंत मिलना चाहता है, उसे कब बुलाना है? रोहित वारंवार जवाब देता है, मैं अभी थोड़ी देर में मैसेज करता हूँ। चिराग मेहता कहता है, जी सर। रोहित वारंवार अनिका से पूछता है, मेहमानों की खातिरदारी के लिए कितना वक्त चाहिए? योगराज आने के लिए बेचैन है, उसे कब आने दिया जा सकता है? अनिका रोहित मारवा की तरफ देखती है और रोहित मारवा अनिका की तरफ, दोनों ही एक दूसरे की तरफ स्माइल पास करते हैं। उसके बाद अनिका कहती है, 4 दिन के बाद का मुहूर्त अच्छा रहेगा, तब तक तैयारियां हो जाएंगी। वहाँ कर्ण गुलेरिया हाउस में अपनी कार से उतरते हैं और लिविंग हॉल में जाकर लाइनर चेयर पर बैठ जाते हैं। उसके बैग का अपना सिर टिकाकर गहरी सोच में चले जाते हैं। कर्ण गुलेरिया को इस तरह थका हुआ देखकर नंदनी उनके पास आती है और कहती है, चाचा जी डिनर कर लीजिए। लेकिन कर्ण गुलेरिया कोई जवाब नहीं देते हैं।
जब नंदिनी को एहसास होता है कि कर्ण गुलेरिया किसी गहरी सोच में है, तब वह अपने बेटे यश को इशारा करती है। यश जाकर कर्ण गुलेरिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, दादाजी चलिए ना, आज आपको मेरे साथ डिनर करना होगा। यश के छूते ही कर्ण गुलेरिया अपनी गहरी सोच से बाहर आ जाते हैं और मुस्कुराकर यश के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, पिंकी कहाँ है? यश कहता है, वह देखिए, वह भी अपना डाइनिंग टेबल पर वेट कर रही है। कर्ण गुलेरिया अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे 5 मिनट का वक्त दो, मैं अभी आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। बच्चों का मन रखने के लिए कर्ण गुलेरिया अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, लेकिन नंदिनी अच्छी तरह से समझ पा रही थी कि कर्ण गुलेरिया को कोई ना कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। नंदिनी स्टाफ की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। तभी कर्ण गुलेरिया फ्रेश होकर वापस डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए लौट आते हैं। नंदिनी कर्ण गुलेरिया से पूछती है, चाचा जी आप ठीक तो हो ना? कर्ण गुलेरिया नंदिनी की तरफ देखते हुए उदास चेहरे के साथ हाँ में अपना गर्दन हिला देते हैं। नंदिनी फिर पूछती है, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? कर्ण गुलेरिया जवाब देते हैं, आजकल परेशानियों में से यह तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि कौन से किस वक्त परेशान कर रही है। नंदिनी को अपने ही सवाल पर झिझक महसूस होने लगती है। कर्ण गुलेरिया को इस बात का एहसास होता है कि नंदिनी भी घर के हालातों को लेकर बहुत परेशान है और वैसे कर्ण गुलेरिया का मन हल्का करने के लिए ऐसा पूछ रही थी। नंदिनी बात को बदलते हुए कहती है, मैं भी कैसे सवाल पूछने लगती हूँ, वैसे भी बिजनेस की उलझी हुई बातें मुझे कहाँ समझ में आएंगी। कर्ण गुलेरिया जवाब देते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, पर तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तुम पर पहले से ही घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, मैं तुम्हारी टेंशन नहीं बढ़ाना चाहता। नंदिनी चुपचाप कर्ण गुलेरिया की तरफ देखती रहती है। कर्ण गुलेरिया कुछ पल रोकर आगे कहते हैं, इस वक्त मैं बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि अनिका के हित के बारे में सोचकर परेशान हूँ। कर्ण गुलेरिया की बात सुनकर नंदिनी हैरानी से उनकी ओर देखने लगती है और कहती है, क्या वहाँ भी कुछ सही नहीं है? क्या कोई चिंता की बात है? कर्ण गुलेरिया जवाब देते हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ जिस रोहित मारवा की पैरवी कभी अनिका खुद किया करती थी, कुछ दिन पहले अनिका मुझसे उसी रोहित मारवा के बारे में पूछताछ करती है कि वह कैसा इंसान है। दूसरी तरफ रोहित मारवा अनिका की मदद करता है और उसे श्रेया के इलाज के लिए उसकी बनाई हुई दवाइयाँ याद दिलाता है। वहीं आज सुहासिनी मारवा आकर मुझसे कहती है कि अनिका और रोहित का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, वे दोनों अलग अलग होने वाले हैं। कुछ सोचकर कर्ण गुलेरिया आगे कहते हैं, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर वह दोनों अलग होने वाले हैं तो रोहित मारवा उनकी मदद क्यों कर रहा है, और अगर रोहित मारवा उनकी केयर करता है तो अनिका के मन में यह सवाल ही क्यों है कि रोहित कैसा इंसान है। अनिका कभी भी घर से बाहर निकलती है तो रोहित मारवा सिक्योरिटी गार्ड की तरह हर वक्त उसके अपने साथ रखता है। आखिर चल क्या रहा है? वहाँ पर बात भी सही ही थी। रोहित मारवा को समझ पाना इतना आसान होता तो रोहित मारवा द बिजनेस टाइकून नहीं होता। वैसे तो अनिका और रोहित की शादी को काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन हर बीतते वक्त के साथ रोहित मारवा का प्यार अनिका के लिए बढ़ता ही जाता था। वह अनिका के साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता था, और यही वजह थी कि उसने चिराग को कुछ देर बाद मिलने के लिए कहा, क्योंकि अनिका ने खुद अनिका और रोहित मारवा के लिए डिनर अपने बेडरूम में ही मंगवाया था। भला रोहित मारवा अपनी अनिका को नाराज़ करने की सोच भी कैसे सकता था। मारवा हाउस में अपने बेडरूम में अपना डिनर करते हुए रोहित बड़ी ही स्माइल देते हुए अनिका से कहता है, अगर तुम्हारी याददाश्त जाने से तुम इतना बदल सकती हो तो तुम्हारी याददाश्त जाना इतना बुरा भी नहीं है। अनिका मुस्कुराकर खाना खाने लगती है और बीच में पहुंच देते हुए कहती है, मिस्टर मारवा अपने खाने पर फोकस करो। यहाँ एक तरफ रोहित मारवा बड़ी ही शांति से बैठकर अनिका के साथ डिनर एंजॉय करता है, वहीं दूसरी तरफ आयशा मारवा के मन में शांति भंग हो जाती है। आयशा मारवा ने कालिंदी से पूछा, क्या रोहित और अनिका उठ चुके हैं? ध्यान रखना वह दोनों जब भी जागे उनका डिनर उनके रूम में ही पहुंचा देना। कालिंदी जवाब देती है, मैडम रोहित सर अभी जागे नहीं हैं, लेकिन अनिका मैडम जाग चुकी हैं और उन्होंने पहले ही दोनों के लिए डिनर रूम में ही मंगवा लिया है। ऐसा हैरान रह जाती है क्योंकि हमेशा अनिका के उठने से पहले ही रोहित उसके खाने का इंतजाम रूम में ही कर देता था। अनिका को कभी भी इस तरह रोहित के केयर करते हुए नहीं देखा गया था, क्योंकि प्यार के मामले में अनिका जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन रोहित हमेशा अनिका की छोटी छोटी चीज़ों और ज़रूरतों का ध्यान रखता था। इतने सालों में आज यह घटना पहली बार घटी थी जो आयशा मारवा को कह रही थी कि ज़रूर यह दोनों अपने रिश्ते की कड़वाहट को दूसरों से छिपाने के लिए नाटक कर रहे हैं। जिस चिंता ने आयशा मारवा के मन में भारी उथल पुथल मचाई हुई थी, ठीक उसी चिंता को लेकर मल्होत्रा हाउस में इस वक्त
ऐसी खामोशी छाई हुई थी जिसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस फेस उनकी लाइफ में इसी वक्त चल रहा हो। इतने में नानी माँ कहती है, इस तरह सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। सोचो कि आगे क्या करना है। मुझे अपनी अनिका पर पूरा भरोसा है कि उसने जो भी फैसला लिया होगा अच्छी तरह सोच समझ कर लिया होगा। अगर भगवान भी आकर मुझसे कह दे तब भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कभी गलत नहीं हो सकती। इतने में किशन मल्होत्रा कहते हैं, माँ, अनिका पर सिर्फ आपको नहीं हमें भी पूरा भरोसा है और हम तरह से उसे सपोर्ट करेंगे, चाहे सामने द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा ही क्यों ना हो। जब हर विपरीत परिस्थिति में अनिका ने अपने मामा मामी का साथ नहीं छोड़ा तो उसके मामा मामी भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ने वालों में से हैं। तभी अंजलि मामी कहती है, यह बात सिर्फ अनिका का साथ देने की नहीं है, बात यह भी है कि हम यह पता लगाएं कि हुआ क्या है। अगर अनिका की याददाश्त जाने का ही यह सब साइड इफ़ेक्ट है तो हमें उसकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाना होगा। चाहे जो भी हो, मेरा दिल नहीं मानता कि रोहित मारवा कभी भी हमारी अनिका से दूर हो सकता है। माना कि वह एक बेस्ट बिजनेसमैन है, लेकिन अनिका की बारी पर उसने हर प्रेम कहानी को पीछे छोड़ दिया है। मुझे आज भी याद है जिस रोहित मारवा से मिलने के लिए बड़े बड़े से मंत्री को भी महीनों इंतजार करना पड़ता है, वह कैसे हमारी अनिका के मिलने के लिए हमारे ही घर की पार्किंग में काफ़ी देर तक खड़ा रहता था। अनिका उसके साथ कितनी भी रूड बिहेव करती थी, लेकिन वह हमेशा अनिका के साथ पोलाइट ही रहता था। तभी श्वेता कहती है, हाँ माँ, और आपको वह दिन याद है जब दादी माँ के बर्थडे पर अनिका दीदी के इंसल्ट करने वालों को कैसा अच्छा सबक सिखाया था। सभी को उठाकर पार्टी से बाहर फेंक दिया था। सबके सामने अनिका दीदी का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया था। तभी कृष्ण मल्होत्रा कहता है, यह सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। इन सब बातों को 6 साल बीत चुके हैं। इंसान बदलने में 6 सेकंड नहीं लगते। वैसे तो क्रिस को फैमिली मैटर्स में पढ़ने की बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था। वह इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करता था। इतने सालों के बाद भी उसकी इन आदतों में कोई फ़र्क नहीं आया था। लेकिन जब उसे पता चला कि मामला उसकी अनिका दीदी से जुड़ा है और साथ ही इतना गंभीर है, तो वह भी अपने आप को लेकर सोफे पर ही बैठकर उसमें कुछ करने की एक्टिंग करने लगा था। सच यह था कि ऊपर से वह अपने आप को जितना भी कठोर दिखाए, लेकिन उसके मन में अनिका के लिए बड़ी बहन वाली रिस्पेक्ट और प्यार दोनों ही थे। वह भी अपने बाकी घर वालों की तरह श्वेता और अनिका में कोई फ़र्क नहीं समझता था। श्वेता मल्होत्रा कहती है, मुझे क्रश की बात सही लग रही है। हमें किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले यह पता करना होगा कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। क्या ऐसा ना हो कि किसी गलतफहमी की वजह से उनका रिश्ता ख़राब हो जाए। वैसे भी अनिका दीदी को पुरानी कोई बात याद नहीं है। हमें इस मुद्दे की जड़ तक जाना ही होगा। तभी नानी माँ कहती है, मुझे लगता है कि हमें श्वेता की एडवाइस के हिसाब से काम करना चाहिए। सबसे पहले हमें अनिका को कुछ दिन अपने पास बुला लेना चाहिए, तभी मौका देखकर हम उससे बात कर पाएंगे। किशन मल्होत्रा कहते हैं, माँ, आपका सुझाव अच्छा है, पर मेरे मन में एक चिंता है। मारवा परिवार जिस तरह से अपने हर मेंबर्स की सिक्योरिटी देता है, उसके बाद भी अनिका को किडनैप कर लिया गया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ पर बुलाना सेफ होगा। हमें अनिका से बात करने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। किशन की बात सुनते ही कुछ देर के लिए पूरे घर में दोबारा से सन्नाटा छा जाता है। नानी माँ कहती हैं, ना जाने हमारे बच्चों की जान को किस खतरे में है, और अब ऊपर से यह डाइवोर्स, ना जाने ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें लिखी हैं। ऐसा कहकर नानी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि मल्होत्रा नानी माँ का हाथ पकड़कर कहती हैं, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी अनिका बहुत बहादुर है। देखना, हर बार की तरह इस बार भी सब अच्छा ही होगा। फिर कुछ सोचकर अंजलि मल्होत्रा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, जो भी है, हम बिना कुछ किए हार नहीं मान सकते। आखिर वह हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। फिर श्वेता की तरफ देखते हुए कहती है, देखो श्वेता, अगर मामला सिर्फ इतना है कि अनिका अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल गई है, इसलिए वह रोहित को अपनाना नहीं चाहती, तो मेरे पास एक आइडिया है। सभी आशा भरी नज़रों से मामी अंजलि मल्होत्रा की ओर देखने लगते हैं। इस बार क्रिस भी अपने फ़ोन से अपनी निगाहें हटाकर अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। सबको अपनी तरफ इस तरह देखते हुए नोटिस करके अंजलि मल्होत्रा कहती हैं, मुझे नहीं पता कि यह कितना काम करेगा, लेकिन मैंने अनिका की शादी की 10वीं सालगिरह के सरप्राइज़ के लिए कुछ वीडियो को सेव करके अपने पास रखा है। जब रोहित मारवा को चुपके चुपके मिलने आता था, तब रोहित अनिका के लिए ड्रेस लेकर आया था। मैंने वह वीडियो भी संभाल कर रखी है। हो सकता है उसके ज़रिए से अनिका द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा के चेहरे के पीछे छिपे अनिका को दिलो जान से चाहने वाले रोहित को देख पाए। श्वेता मल्होत्रा अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से उसके गले लग जाती है और कहती है, यू आर ग्रेट मम्मा।
उधर मारवा हाउस में अनिका ने रोहित मारवा को चिराग मेहता से बात करते हुए सुना था, इसलिए वह रोहित से पूछती है, क्या कोई बिजनेस रिलेटेड इश्यू है? रोहित मारवा जवाब देता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वह रोहित बोलते बोलते चुप हो जाता है और सोचता है कि इस वक्त अनिका को कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फिर से अपने भाई को बचाने के लिए अकेले ही निकल पड़ेगी। मुझे सारी बात पता कर लेनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं खुद मयूर गुलेरिया को वापस लेकर आऊँगा। अगर वह किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी वजह मैं खुद हूँ, अनिका कहती है। वह क्या? रोहित मारवा जवाब देता है। वह मारवा हाउस और गुलेरिया दोनों परिवारों की सिक्योरिटी को लेकर चिराग मेहता कुछ डिस्कशन करना चाहता है, अनिका कहती है। या फिर मयूर गुलेरिया की सिक्योरिटी डिस्कस करनी है? रोहित मारवा हैरान होकर अनिका की तरफ देखता है और फिर से एक बार उसके मन में ख्याल आता है, क्या अनिका को मन की बातें सुनाई देने लगती हैं? अनिका कहती है, नहीं नहीं मिस्टर मारवा, मुझे मन की बातें सुनाई नहीं देती हैं। तुम्हारी वाइफ होने के नाते तुम्हारे मन की बात समझ आ जाती है। रोहित मारवा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखा। डिनर फिनिश करने के बाद चिराग मेहता से मिलने मारवा हाउस के ऑफिस में चला जाता है। चिराग मेहता पहले से ही वहाँ पूरी तैयारी के साथ मौजूद था और बेसब्री से रोहित मारवा का इंतजार कर रहा था। रोहित मारवा अंदर जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। रोहित को देखते ही चिराग मेहता प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन देना शुरू करता है। एक मैप को दिखाते हुए कहता है, सर यह वह जगह है जहाँ से मयूर गुलेरिया की लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है और यह 2 दिन पहले की है। रोहित मारवा चिराग मेहता की तरफ देखता है। चिराग मेहता अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, सर दो तरह की मुश्किलें हैं। पहले यह है कि मयूर गुलेरिया की टीम का एक आदमी हमारे आदमियों के मरी हालत में मिला है। उसका इस तरह मिलना यह बताता है कि मयूर गुलेरिया और उसकी टीम की जान खतरे में है। रोहित मारवा कहता है, अब तक तुमने मयूर गुलेरिया की मदद के लिए अपने आदमी तो भेज दिए होंगे, फिर खतरे वाली बात क्या है? मुझे यकीन है कि तुमने अपनी बेस्ट टीम भेजी होगी। चिराग मेहता जवाब देता है, सर अपनी बेस्ट टीम ही भेजी है, इसलिए मयूर गुलेरिया की टीम का वह आदमी उन्होंने कुछ ही घंटों में खोज निकाला है। लेकिन दूसरी समस्या यही है कि उसके आगे का इलाका रेड क्लीन के आसपास का है। वहाँ हमारे आदमी नहीं जा सकते। वहाँ पर या तो स्पेशल पुलिस फोर्स जा सकती है या फिर आर्मी जा सकती है। हमारे आदमियों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें पूरा यकीन है कि मयूर गुलेरिया और उसकी टीम उसी इलाके में होंगे, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। रोहित मारवा कुछ सेकंड के लिए अपनी उंगलियों को अपने माथे पर टैप करते हुए सोचता है और फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, अगर बात यही है तो फिर देर किस बात की? बुलाओ उसे और कहो कि भाई ने तुरंत याद किया है। उसके आते ही वह मिशन उसे हैंड ओवर कर दो और रिलेटेड पेपर वर्क्स उसके यहाँ पहुँचने से पहले पूरा हो जाना चाहिए।